हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना क्लास 12 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास इस चैप्टर का मेरे प्यारे बच्चों दूसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आवेशन की विधियां, कूलाम का नियम और अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इन चीजों के बारे में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने वैद्युत आवेश के बारे में अपने प्यारे बच्चों को बताया था। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी वैद्युत आवेश क्या होता है। तो हमने कहा कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है, ठीक है, जिससे कि वो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव करता है। फिर हमने कहा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं जी? तो दो प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। सजाती आवेश एक दूसरे से नफरत करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे से प्यार मोहब्बत यानी कि आकर्षित होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बातें हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। फिर हम लोग आवेशों के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में सीखा, जैसे कि हमने 3 गुणों के बारे में बातचीत की थी। पहला गुण मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा था आवेशों की योज्यता। ठीक है, दूसरा गुण हमारे पास था मेरे प्यारे बच्चों आवेशों का क्वांटमीकरण, और तीसरा गुण हमारे पास था मेरे प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हमने बारी बारी से डिस्कस किया, और आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत पर हमने बच्चों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया था, जो कि आपके जैक बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं आवेशन की विधियां। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आवेशन की विधियां। तो आवेशन की विधियां में मेरे प्यारे बच्चों पहली विधि हमारे पास है घर्षण द्वारा आवेशन। क्या बच्चा लोग? घर्षण द्वारा आवेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, वस्तुओं को आपस में मेरे प्यारे बच्चों रगड़ते हैं। ठीक है, तो जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन छिटक करके दूसरे वस्तु में गुपुच चला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वाली वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, इसलिए उस कण पर उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वो वस्तु मेरे प्यारे बच्चों ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कहानी है हमारे पास घर्षण विधि द्वारा आवेशन में। ठीक है, तो जब किन्हीं दो वस्तु, जैसे मान लो फिगर में हमें लिया कि एक कांच की छड़ है और एक मेरे प्यारे बच्चों सिल्क का, जिसको आप रेशम कहते हैं, रेशम का कपड़ा है हमारे पास। तो इन दोनों वस्तुओं को मेरे प्यारे बच्चों आपस में हम लोग क्या किए? रगड़ दिए। रगड़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों रेशम के कपड़े में चला गया। ठीक है, तो अब इतनी बात है क्या कि जितना इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों कांच की छड़ से निकलेगा, ठीक ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में जाएगा। ये नहीं कि कहीं गायब हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आवेश संरक्षित रहना है। ठीक है, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस पे प्लस का 5 मेरे प्यारे बच्चों, इस पर माइनस का 5 आवेश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों वस्तुओं के पास जो आवेश होगा वो मेरे प्यारे बच्चों समान परिमाण का होगा, लेकिन जो उसकी प्रकृति होगी वो क्या होगी? विपरीत होगी। एक वस्तु धन आवेशित तो दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, ये कहानी क्यों होता है? तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में मेरे प्यारे बच्चों रगड़ते हैं तो उनके सतह पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? गर्माहट उत्पन्न होती है, यानी कि उष्मा ऊर्जा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को मेरे प्यारे बच्चों कहीं से भी अगर ऊर्जा मिलती है तो इधर उधर घूमने की उसकी इच्छा होने लगती है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो कांच की छड़ से निकल करके रेशम के कपड़े में चला जाता है मेरे प्यारे लाल। ठीक है, तो ये तो प्रक्रिया होगी कि किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। वो मेरे प्यारे बच्चों होता है कि कौन सा जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ सकता है और कौन अपने इलेक्ट्रॉन को बच्चे मजबूती से नहीं पकड़ रखा है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधा होता है तो बच्चे उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। या आप कह सकते हो कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता, फिर हम लोग
अपने ही सिलेबस में पढ़ेंगे लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम कहते हैं कार्यफलन। तो ये सब भी यहाँ पे कारण बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा, किसमें जाएगा, ये सब की बात होती है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ रखेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, जिसका इलेक्ट्रॉन मतलब मजबूती से बना नहीं होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें ऋण आवेश आ जाता है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है, और जो हमारे पास रेशम का कपड़ा है वो ऋण आवेशित हो गया। ठीक है, अब इस विधि को मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, रगड़ा दूर दूर कर दिया, दोनों मेरे प्यारे बच्चों आवेशित हो गए, और उनकी प्रकृति क्या है, अलग अलग, और जो परिमाण है उनका समान है। कपड़े के पास -5, तो छड़ कांच की छड़ के पास +5 मेरे प्यारे बच्चों आवेश उत्पन्न हो गया था, जैसा कि इस फिगर में हमने अपने प्यारे बच्चों को समझाया। ठीक है, अच्छा, तो हमने रगड़ा, तो मेरे प्यारे बच्चों जब हमने कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा तो क्या हुआ, कांच की छड़ धनावेशित हो गई और सिल्क का कपड़ा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये था हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी विधि मेरे प्यारे बच्चों होती है चालन द्वारा आवेशन। अच्छा, एक बात और, घर्षण द्वारा आवेशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो किस किस टाइप के मटेरियल में देखा जाता है, वो देखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों अचालक वस्तुओं में। ठीक है, अचालक वस्तुओं में घर्षण द्वारा आवेशन देखा जाता है, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों को बताया था कि अपने कंघे को अपने बाल के साथ रगड़ेंगे, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं। जब आपने कंघे को रगड़ा तो मेरे प्यारे बच्चों ये बाल और ये आपका कंघा दोनों आवेशित हो गए रगड़ने से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आ जाओ। अब बच्चे दूसरी विधि है, उसको हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। इस विधि में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चालक पदार्थों को आवेशित करते हैं। आवेशित मतलब आवेश देना, और उस प्रोसेस को होता कहते हैं हम लोग आवेशन, चार्जिंग। चार्ज देने की, आवेश देने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं आवेशन यानी कि चार्जिंग। ठीक है, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों चालन विधि में हम क्या करेंगे, एक हम अनावेशित चालक लेते हैं, मतलब अभी इसके पास आवेश नहीं है। आवेश नहीं है इसका मतलब क्या है कि जितना इसके पास धनावेश है उतना ही उसके पास ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, धन जितने ऋण दोनों मिलाकर के 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक आवेशित छड़ लेते हैं। कोई हमारे पास एक आवेशित छड़ है जिसपे हमारे पास धन आवेश आया हुआ है। ठीक है, उस छड़ को हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस बंदे से टच करवा देंगे। क्या कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सीधा इससे टच करवा देंगे। ठीक है, तो टच करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जो अनावेशित चालक है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो विधि है मेरे प्यारे बच्चों, इस विधि को या तो हम पहले चालक को दूसरे चालक, आवेशित चालक को अनावेशित चालक के साथ डायरेक्ट टच करवा सकते हैं, या मेरे प्यारे बच्चों उसको किसी तार द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास चालन द्वारा आवेशन की विधि, जिसमें हम लोग आवेशित चालक को अनावेशित चालक के साथ डायरेक्ट टच करवाते हैं, या मेरे प्यारे बच्चों चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस पे देखो आवेश आ गया, तो उसको हम लोग परिभाषा में लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपसे पूछा जाएगा कि चालन द्वारा आवेशन विधि को समझाइए, तो आप ऐसे लिखेंगे, आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। अच्छा, एक बात और इस वाली विधि में आपको याद करना है क्या, कि इस विधि में मेरे प्यारे बच्चों जो आवेश आवेशित वस्तु के पास होता है वही आवेश अनावेशित वस्तु के पास भी आता है। जैसे छड़ के पास धनात्मक आवेश थे, तो इस अनावेशित वस्तु ए के पास भी धन आवेश ही आ गया। ठीक है, धन वाला आवेश तो इसके पास भी धन वाला ही आवेश आएगा, ऋण वाला आवेश होगा तो उसके पास भी ऋण वाला आवेश आएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग। ठीक है, दो मेथड हमने
सीख लिया। मेथड नंबर 3, तीसरी विधि, वो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारी विधि है जिसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको मैं दो तरीके से अपने प्यारे बच्चों को समझाऊंगा। इसमें कई स्टेप है। देखो, तो हमने इस स्टेप को कई फिगर से बनाया। मान लो फिगर नंबर ए में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, एक आवेशित वस्तु, एक अनावेशित वस्तु, जैसे कि हमने इसमें लिया था चालन द्वारा आवेशन में, एक आवेशित और एक अनावेशित। ठीक है, ले लिया जी। एक हमारे पास आवेशित वस्तु है जिसके पास धनावेश है, एक अनावेशित वस्तु है, मान लो इसका नाम ए है, मान लिया ये ए वाली वस्तु है। चार फिगर है हमारे पास, ये चारों में ए ही रहेगा। ठीक है, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इस विधि में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ डायरेक्ट टच नहीं करवाएंगे, बस धीरे धीरे उसके पास ले जाएंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट टच नहीं करवाना है, हमको क्या करना है, धीरे 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 उसके पास ले जाना है। तो तब क्या होगा, जैसे जैसे इसके पास ये आएगा, तो हमने पढ़ लिया है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, सजाती आवेश में दुश्मनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा ये आवेशित वस्तु धनात्मक आवेश वाली है, तो ये अनावेशित वस्तु में धन वालों को क्या करेगी, दूर भगा देगी, और ऋण वालों को अपने पास खींचेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ऋण वाले इसके पास आ गए और धन वाले इससे दूर भाग गए। ठीक है, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ध्रुवण। क्या बोलते हैं, ध्रुवण। ठीक है, कि इसने क्या कर दिया, इसकी पोलैरिटी बच्चों अलग अलग कर दी, प्लस प्लस वाले एक तरफ हो जाएंगे, माइनस माइनस वाले एक तरफ हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ में आई। क्या अभी आवेशित हुआ, तो आप कहेंगे नहीं जी, अभी हमको दिख रहा है प्लस का 3 माइनस का 3, तो कुल मिला के 0। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों ए है कि हम क्या कर रहे हैं, आवेशित वस्तु को धीरे धीरे अनावेशित वस्तु के पास ला रहे हैं, टच नहीं करवाना है, बस दूर से मेरे प्यारे बच्चों नैनाचार करवाना है। ठीक है, नैनो से नैना मिलाना है। अच्छा, अब बच्चे बी में आ जाओ। किस में आ जाओ, बी में। बी में हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस वस्तु को, जो अनावेशित वस्तु है ए, उसको हमने क्या कर दिया, अपनी धरती माता से कनेक्ट कर दिया, यानी कि ग्राउंड करना इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ग्राउंड करना। तो हमने क्या कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, जो ग्राउंड होता है वो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का समंदर है, ढेर सारे इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जितने यहाँ पे धनात्मक आवेश थे, ये प्लस प्लस प्लस, इन सबको मेरे प्यारे बच्चों इनका प्रभाव खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये सब लोग खत्म। बात समझ में आई। अब क्या बचा है, अब केवल और केवल वस्तु ए पर केवल ऋण आवेश बचा। लेकिन ये ध्यान देना है कि जो आवेशित वस्तु है, ये जो छड़ है, इसको मेरे प्यारे बच्चों हटाना नहीं है। अगर आप इसको हटा लिए ना, तो सारा का सारा आवेश खत्म, 0। बात समझ में आई। तो अभी भी इसको हमने हटाया नहीं है। तो ये बी वाला फिगर आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राउंड से इसका कनेक्शन हटा देते हैं, काट देंगे तार को। ठीक है, तार को काट दिया, ये खत्म। अभी भी मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये इसके पास है। अब चौथा स्टेप क्या है, इसको दूर कर दो, हटा दो, अब इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए कि वस्तु ए पर मेरे प्यारे बच्चों ऋण आवेश फैल गया है। क्या हुआ, ऋण आवेश मेरे प्यारे बच्चों फैल गया। ठीक है, तो इस विधि में आपको क्या देखने को मिला है कि हम आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ डायरेक्ट संपर्क नहीं करवाते हैं, स्पर्श नहीं करवाते हैं, हम क्या करते हैं, बस दूर दूर से नैनाचार करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो अनावेशित वस्तु है उसमें ध्रुवण प्रक्रिया द्वारा क्या होगा, धन आवेश अलग हो जाएंगे, ऋण आवेश अलग हो जाएंगे, उसको हम ग्राउंड करेंगे, ग्राउंड से कनेक्शन हटाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास अनावेशित वस्तु थी वो भी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। अब लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विधि में जो अनावेशित वस्तु के पास आवेश आया है, तो वो ऋण आवेश आया है, लेकिन हमारे पास आवेशित वस्तु के पास कौन सा आवेश था, वो धन आवेश था। तो मतलब उल्टा, अगर हमारे पास छड़ धन आवेश वाला है तो अनावेशित वस्तु के पास ऋण आवेश आएगा। अगर हमारे पास छड़ ऋण आवेश वाला है तो आवेशित अनावेशित वस्तु के पास मेरे प्यारे बच्चों उसका उल्टा यानी कि धन आवेश आता है। इतनी कहानी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, आनी चाहिए। चलो, विधि नंबर 2, बहुत अच्छा जी, विधि नंबर 2,
इसमें हम क्या करते हैं, दो अनावेशित चालक लेते हैं ए और बी, ठीक है। अब एक अलग वस्तु है जिसको मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, उसके पास ऋण आवेश है। क्या किया बच्चों, ऋण आवेश। तो जब हम दो अनावेशित वस्तुओं को लेंगे, उसको पास पास टच करवा के रखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4। इस वाले विधि में थोड़ा सा स्टेप फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आ जाओ। तो फिगर नंबर 1 में हमने ए और बी दो अनावेशित वस्तुएं लिया है। अच्छा, अब तीसरी वस्तु जो हमने लिया है उसके पास क्या है बच्चों, ऋण आवेश, वो मेरे हाथ में है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, जो मैंने स्पर्श करके दोनों वस्तुओं को रखा है ए और बी, उसके पास ऐसे ले जाता हूं, टच नहीं करवाऊंगा, बस ले जाऊंगा। तो ले जाऊंगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो इन दोनों में के ऋण आवेश हैं वो दूर भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऋण वाला वस्तु है। तो ऋण वाला क्या कहेगा, बेटा सबको भगाऊंगा ऋण वाले को, और धनात्मक वाले को अपने पास बुलाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस फिगर में आपको वही दिख रहा है कि ऋणात्मक आवेश उधर चले गए और धनात्मक आवेश इसकी तरफ आ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, फिगर नंबर 3 में देखो, हमने क्या किया, बस बीच से इन दोनों को क्या कर दिया, हटा दिया। ए और बी को हटा दिया, ए और बी को खिसका दिया। ए और बी को हमने क्या किया, तीसरे वाले फिगर में खिसका दिया। उसके बाद अपने हाथ वाले वस्तु को हटा दो, उसको भी हटा दो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गई। दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित। ए पे धनात्मक आवेश और बी वाले पे ऋणात्मक आवेश आ गया। तो हम लोग इस विधि द्वारा भी मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हमारे पास क्या है, प्रेरण विधि है, ठीक है। इस विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलो, अब लिखने वाला काम हम, चलो लिख दो। क्या लिखेंगे कि यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए, टच नहीं करवाना, पाप हो जाएगा, लाएं तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है, ठीक है। ये प्रेरण विधि हमारा समाप्त हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने अपने प्यारे बच्चों को बता देता हूं। देख, जब हमने कंघे वाले प्रयोग में कागज के टुकड़े को उठाया था, तो उसमें दो विधि आती है। कौन कौन सी विधि, जैसे मान लो पहले आपने कंघे को बाल से रगड़ा, तो ये घर्षण विधि है, अपना जो कंघा है वो आवेशित हो गया। उतना ही अमाउंट का बाल भी आवेशित होता है, ठीक बात है, कंघा और बाल दोनों आवेशित होंगे। तो हमने कंघे को आवेशित कर दिया बाल से रगड़ करके। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके पास तो आवेश है नहीं, उनके पास तो आवेश है नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, इससे इसके पास ले गए, डायरेक्ट टच नहीं करवाना है, आप दूर रखो। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, कागज का जो छोटा छोटा टुकड़ा है इसकी तरफ आता है, तो वहां पे यही प्रेरण विधि अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। इसीलिए वो मेरे प्यारे बच्चों उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। चलिए, तो ये मेरे प्यारे बच्चों पूरी कथा कहानी थी क्या, आवेशन की विधियां, जिसमें हमारे पास 3 विधियां थी, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और मेरे प्यारे बच्चों प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। और तीनों विधियों को मैंने अपने प्यारे बच्चों को अच्छे से समझा दिया, पूरा फील कराने का मैंने कोशिश किया है, ठीक है। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुलॉम लॉ, कुलॉम्स लॉ, कुलाम का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुलाम का नियम क्या है, जैसे हमने क्लास 11th में न्यूटन चचा ने हमको सिखाया कि दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं आपस में एक बल लगाती हैं, और उस बल को हमने गुरुत्वाकर्षण बल कहा था, और वो बल आकर्षण वाला बल था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसी हिसाब से अगर हमारे पास क्या है, दो आवेश हैं Q1 और Q2, वहां पे M1 M2 था, यहाँ पे Q1 और Q2 है, तो मेरे प्यारे बच्चों उन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, कौन बताएगा, तो कुलाम चचा बताएंगे, ठीक है। तो आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब सीखने वाले हैं कुलाम का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ, मैं अपने प्यारे बच्चों का पहले कुछ कहानियां बताता हूं और सिमिलरिटी से चीजों को सिखाऊंगा। जैसे मान लो दो फिगर बनाना है मुझे, एक इधर एक इधर। देख, यहां मेरे प्यारे बच्चों हमने लिखा न्यूटन का नियम,
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, समझ जाओगे ना? हाँ सर बिल्कुल समझ जाएंगे, इतने भी हम लोग बकलोल नहीं है। चलो, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, चलो ये है हमारे पास कूलाम का नियम। तो मेरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या था हमारे पास? दो द्रव्यमान थे, m1 और m2, बीच की दूरी क्या थी? r थी सर। यहाँ पे उसी प्रकार से दो आवेश लिए जाएंगे, Q1 और Q2, बीच की दूरी क्या होगी? r सर। ठीक है, दोनों को साथ साथ मैं करता हूं। तो बताओ, याद करो 11th के वो दिन जब आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन चाचा क्या कहते थे कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F, पहली बात यही कहे थे, जो F है उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, तथा दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे बोल हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने कहा कि दोनों नियम को मिला दीजिए, इन दोनों बातों को मिला दीजिए, तो आप लिखेंगे F समानुपाती m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको हम g लिखते हैं, m1 m2 बाई r स्क्वायर। और यही तो होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, और यही तो हमारे पास बल का फॉर्मूला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम साहब ने जस्ट इन्हीं का कॉपी किया। ठीक है, बात समझ में? इन्होंने भी कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, क्या है बच्चों? अब हम कहेंगे वैद्युत बल। दो आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत बल लगता है। ठीक है, तो वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों बातों को मिला देते हैं तो F समानुपाती Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक नियतांक आता है जिसको मैं K लिख सकता हूं, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाता है हमारे लिए कूलाम का नियम। अरे सर, दोनों तो सिमिलर हैं। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, दोनों क्या है? एकदम डिक्टो सिमिलर हैं। वहां पे द्रव्यमान की बात हो रही है, यहाँ पे आवेश की बात हो रही है। अरे बोलो, इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? आई। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास कूलाम का नियम। ठीक है, जैसे हम हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का नियम था, वैसे कूलाम का नियम। ये जो के की वैल्यू होती है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना? जैसे g का मान 6.67 गुणे 10 के पावर -11 होता है, उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। बस, ये सारी बातें साफ साफ लिखी गई हैं, लेकिन मैंने अपने प्यारे बच्चों को गुरुत्वाकर्षण के नियम से इस चीज को समझाने का प्रयास किया। जैसे वहां पे था वैसे ही यहाँ पे है, बस m को q बना दो। ठीक है, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2। अगर वो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर हैं तो उनके बीच जो वैद्युत बल लगता है, जिसको हम Fe का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब इसको अपने शब्दों में लिखना है कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, कैसे? कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, अभी जो जो एक एक शब्द लिखा गया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम मेरे प्यारे बच्चों बिंदु आवेशों के लिए होता है, और स्थिर बिंदु आवेश, गतिमान नहीं, स्थिर। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दिशा के लिए क्या कहते हैं? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। सेम टू सेम हालचाल वही है जैसे हमारे पास न्यूटन का नियम था। बस यहाँ पे अलग क्या है? अलग ये है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास आवेश दो टाइप के हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जबकि मेरे प्यारे बच्चों, जो द्रव्यमान था वो केवल एक प्रकार का था।
तो इसी कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल है केवल और केवल आकर्षण का बल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो विद्युत बल होगा वो दो प्रकार का होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण, बात समझ में आ रही है? जैसे सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, तो वहां प्रतिकर्षण बल लग रहा है। विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लग रहा है। ठीक बात, इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो उन सारी बातों को मेरे प्यारे बच्चों के सामने लिखा गया है। F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती 1/r², दोनों को मिलाएंगे तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई r² हो जाएगा। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, कूलाम का बल है। ठीक बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सारी बातें मैंने बता दी, बाकी यहाँ पे लिखा गया K का मान इतना होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों के मन में होता है कि सर विद्युत बल एक नया बल आया तो उसका मात्रक, उसका विमी सूत्र अलग अलग होगा क्या? तो नहीं बच्चे, बहुत पीड़ दूंगा। कोई भी बल है तो उसका मात्रक मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन ही होगा, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे वो घर्षण बल हो, चाहे विद्युत बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, कोई भी बल हो, उसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन ही होता है। ठीक है, जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, इसका मेरे साथ बोलिएगा, एप्सिलॉन, कहीं कहीं लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, कोई कोई लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, जैसे मतलब वैसे बोल लो, तो हम लोग एप्सिलॉन ही बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता। अभी इसको अच्छे से मैं अपने प्यारे बच्चों को समझाऊंगा, थोड़ा सा बस समय दीजिए, है ना। चलो, एसआई मात्रक में इसका मान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो इतना होता है 8.85। आप इतना ही बस याद रखेंगे, 8.85 गुणे 10 के पावर -12, बस इतना ही याद रखना है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका यूज होता है। ठीक है बच्चा लोग, ओके सर जी, एकदम याद रखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों जब हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया तो यहां से हम लोग उसी के फॉर्मूले से, कूलाम के फॉर्मूले से हम लोग एक कूलाम आवेश की परिभाषा दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, आ जाओ, पहले मैं अपने प्यारे बच्चों को बता दूं तब हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लो F बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। अरे है कि नहीं? अगर मान लो Q1 और Q2 बराबर हैं और वो एक कूलाम के हैं, उनके बीच की दूरी भी 1 मीटर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बल कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 Q2 की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू भी 1 है, तो इसका मतलब ये सब कुछ तो 1 ही हो गया और केवल बचा 9 गुणे 10 के पावर 9 और ये हो जाएगा न्यूटन। तो यहीं से मेरे प्यारे बच्चों हम एक कूलाम आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। यदि एक कूलाम के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे होंगे तो वो एक दूसरे पर कितना प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन का। तो इसी चीज से मैं इस चीज को परिभाषित कर सकता हूं कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करता है। समझ में आई बात? बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैंने कहा ना कि मैं अपने प्यारे बच्चों को निर्वात की विद्युतशीलता समझाने वाला हूं, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग वही सीखने वाले हैं। हेडिंग हमारे पास क्या है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। ध्यान से देख देख हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक है, इसका बच्चे जो इंग्लिश है वो है परमिटिविटी, यहां पे ऊपर लिखा भी गया है। ठीक है, देख लो परमिटिविटी। तो परमिटिविटी वर्ड से आपको चीजों को थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये निर्वात का विद्युतशीलता है ना, ये फ्री स्पेस की परमिट। अच्छा, निर्वात का मतलब पता है ना, निर्वात का मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है, हवा वायु कुछ भी नहीं है, सब कुछ गायब है, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो उसको हम निर्वात कह रहे हैं। ठीक है,
अगर मैंने इसको बस केवल एप्सिलॉन लिखा तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की, कोई माध्यम हो सकता है, या इसी को मेरे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं। एम का मतलब मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? अब मेरे प्यारे बच्चों ये परमिटिविटी यानी कि विद्युतशीलता है क्या, ये तो समझा दो सर। ये मेरे प्यारे बच्चों किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो माध्यम है वो मेरे प्यारे बच्चों डिसाइड करेगा, परमिशन देगा कि इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगना चाहिए। ऐसे समझिए, जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे Q1 है, मान लो यहाँ पे Q2 है। ठीक है, बीच की दूरी R है, जो भी है हमसे उतना लेना देना नहीं है। बीच में कुछ ना कुछ माध्यम होगा, हवा होगा, निर्वात होगा, पानी होगा, कुछ भी होगा, हमसे मतलब उसी से है। ठीक है, मतलब बीच में कोई माध्यम है। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं क्लास में हूं, आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो। ठीक है, क्लास में किसी दो बंदे के बीच में सुबह सुबह ही किसी बात से बच्चों ताना तानी चल रही है। ठीक है, लेकिन जब तक मैं क्लास में हूं वो एक दूसरे को देख रहे हैं, एकदम पूरा आंख दिखा रहे हैं, तुम चलो सर को जाने दो, बाहर निकलो, मैं तुमको बताता हूं। ठीक है, लेकिन जब तक क्लास में है, मैं क्लास में हूं, तब तक क्या वो मारपीट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे से डर रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी किया तो उल्टा मेरे पर ही सर लगा देंगे दो चार। ठीक है ना? तो मतलब क्या है, मेरा प्रभाव है ना, वहां पे क्या है, मेरा प्रभाव है, और मेरे प्रभाव के कारण मेरे प्यारे बच्चों उन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो उतना सक्रिय एक्टिव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो किसी कारणवश मैं क्लास से बाहर चला गया, घंटी लग गई मान लो, ठीक है, घंटी लग गई, मैं क्लास से आपको पढ़ा करके बाहर चला गया, तब तो उनको एकदम पूरा फ्रीडम मिल गया, अब तो कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दोनों एकदम भिड़ जाएंगे, पूरा एक दूसरे पर बल लगाएंगे, वो उसको ठोकेगा, वो उसको ठोकेगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, प्रभाव का मतलब है मैं वहां पे माध्यम हूं, फिर मान लो किसी कारण में आ गया तो एकदम पूरा माहौल एकदम शांत, ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा प्रभाव है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वही हालचाल यहाँ भी है कि दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो कौन डिसाइड करेगा? माध्यम डिसाइड करेगा कि कितना लग रहा है। बात समझ में? माध्यम पर डिपेंड कर रहा है। एक बात आप याद रख सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दो वस्तुओं के बीच कुछ भी आ जाए, बल उतना ही लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीजें अलग हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन के बारे में मैं अपने प्यारे बच्चों को समझा दिया कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच में जो माध्यम होगा वो मेरे प्यारे बच्चों बल को प्रभावित करता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान ले आगे एक आप डेटा पढ़ेंगे कि निर्वात में मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक बल लगता है, अधिक बल लगेगा, निर्वात में सबसे अधिक बल लगेगा। लेकिन अगर कोई भी माध्यम आएगा तो इस बल से, निर्वात वाले बल से उसका मान बच्चे कम ही होगा। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो पानी होता है, जल, उसका परावैद्युतांक कहो या सापेक्षिक वैद्युतशीलता कहो, वो मेरे प्यारे बच्चों 81 होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, कहीं कहीं 80, कहीं कहीं 81 लिखा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान ले, समझा देता हूं पूरे तरीके से, मान ले अगर मान लो हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच की दूरी r है, अगर ये निर्वात में रखे हैं, कहाँ रखे हैं बच्चों? अगर ये निर्वात में रखे हैं और बल लग रहा है मान लो F0, यहाँ पे बल कितना लग रहा है? F0। ठीक है, अगर इसी सिस्टम को उठा करके मेरे प्यारे बच्चों जल में रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए? जल में, यही Q1 Q2 रहेंगे, वही उनके बीच की दूरी r रहेगी, लेकिन जो अब बल लगेगा ना वो मेरे प्यारे बच्चों F0/81 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 81 गुने का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में और पानी में, इन्हीं दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का।
उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। आप कह सकते हैं कि 81 गुना कम लगेगा पानी में और 81 गुना ज्यादा लगता है बल कहां पे, वायु में या निर्वात में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में, है ना, निर्वात और वायु को हम समान लेके चलते हैं। बात समझ में आई? निर्वात और वायु मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो आ जाओ अपने सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है? हम बच्चे निर्वात से या वायु से किसी माध्यम के वैद्युतशीलता को क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि वायु से कितना ज्यादा ज्यादा है, मतलब कितना गुना ज्यादा है। ठीक है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता मेरे प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या रहेगी, एक रिफरेंस रहेगी। उसी से हम लोगों की क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तुलना करेंगे। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, हम लोग वायु और निर्वात को मेरे प्यारे बच्चों समान लेके चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलो परिभाषा सीख लो। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे परावैद्युतांक भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको, परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता को बच्चे एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन एम क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, निर्वात की वैद्युतशीलता। और के को क्या कहते हैं, यहाँ पे के को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों परावैद्युता। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आई? छोटी मोटी बातें हैं, इसकी परिभाषा आपको याद रखनी होती है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्यों जी? हमको पता है क्योंकि बच्चा जो बल है वो सदिश राशि है ना, तो जब सदिश राशि है तो मेरे प्यारे बच्चों इसके सदिश रूप की बातें करनी पड़ेंगी। तो देखो हमारे पास, देखो यहाँ पे दो फिगर बना हुआ है, ये फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। इस फिगर को हम लोग ऐसे मान लो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे आधा पार्ट। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर ही है ना। तो पहले वाले पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों दोनों पॉजिटिव हैं, चार्ज धनात्मक है, Q1 Q2। तो Q1 Q2 अगर धनात्मक होंगे तो दुश्मनी यानी कि प्रतिकर्षण बल। अगर दोनों विपरीत प्रकार के हैं तो मेरे बच्चों प्यार मोहब्बत यानी कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लो मान समान है Q1 Q2 Q1 Q2, तो मेरे प्यारे बच्चों जो बल का परिमाण होगा, जो वैल्यू होगी, मात्रा होगी, वो तो समान होगा। मान लो 10 न्यूटन ऊपर लग रहा था, 10 न्यूटन नीचे। बस बात यही है कि अगर धनात्मक है तो प्रतिकर्षण बल, ऋणात्मक है तो आकर्षण बल लगता है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? दिशा का बात यहाँ पे हो रहा है, दिशा का, कि अगर Q1 Q2 परिमाण में बराबर है, मान लो वो 2 कूलाम वो 3 कूलाम, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दोनों के बीच में जो बल लग रहा होगा वो मैग्नीट्यूड में मान लो 10 कूलाम अगर लग रहा, मान लेते हैं, ऐसे एक नंबर बता रहा हूं, तो उतना ही बल मेरे प्यारे बच्चों नीचे भी लगेगा दोनों कंडीशनों में, बस केवल दिशा का हेरफेर है। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों कूलाम के सदिश नियम में हम लोग लिखने वाले हैं, एक तरीका होता है कि कैसे इसको बच्चे दिशा के हिसाब से दिखा सकते हैं। तो परिमाण तो बराबर है, इतनी बात मैं अपने प्यारे बच्चों को समझा चुका हूं। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देख ले भैया। मान ले फिगर एक बना ही देता हूं, बना ही दो सर। ये मान लो Q1 है, ये मान लो Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। ठीक है बच्चे, मान लो दोनों धनात्मक है, मान लिया ऐसे ही। तो मेरे प्यारे बच्चों Q1 वाला Q2 पे बल लगा रहा होगा, है ना, और Q2 वाला Q1 पे बल लगा रहा होगा, और यही तो होता है। तो Q1 पे लगने वाले बल को मैं F12 लिखूंगा, Q2 पे लगने वाले बल को मैं F21 लिखूंगा। ठीक है, F12 का मतलब यहाँ पे क्या है, F12 का मतलब है Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल। समझ पाए? बस एक लिखने का तरीका है। उसी प्रकार से F21 क्या है, तो Q2 पर Q1 द्वारा, है ना, आसानी तो है, Q1 द्वारा लगने वाला बल, लगने वाला
बल। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? पहला वाला दूसरे पे लगा रहा है, दूसरे वाला पहले। अच्छा, लेकिन दोनों का परिमाण बराबर होगा कि नहीं होगा? वही Q1 Q2 वही दूरियां हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों का जो परिमाण होगा, अब सदिश रूप की बात करें तो परिमाण लिखूंगा मैं ऐसे, F12 बराबर मैं लिख सकता हूं मॉड में F21 के। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों दिशा दिखानी है, तो दिशा के हिसाब से अगर मॉड नहीं लिखोगे तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू माइनस का F21। समझ पाए बात को? तो ये दोनों बातें मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जितना पहला वाला दूसरे पे लगा रहा है उतना ही दूसरा वाला पहले पे लगा रहा है, यानी कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगा रहे हैं, दिशा लेकिन अलग अलग है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये आपको न्यूटन का तीसरा नियम नहीं लग रहा? एक वस्तु दूसरे वस्तु पर समान बल लगाएगी लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी हालचाल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे अगर मान लो मैं लिखना चाहूं कि भैया बल है कितना, उसका सदिश रूप लिखो, तो मान लो चाहे F12 की बात करूं चाहे मैं F21 की बात करूं, तो दोनों का जो मान होगा वो मैं पहले लिखना चाहता हूं, उसके बाद मैं वेक्टर लिखना चाहूंगा। ठीक है, F21 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये क्या है बच्चों? परिमाण है। ये क्या है? परिमाण है। लेकिन अगर मान लो मैं F12 वेक्टर लिख दूं, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको 1/4πε0 Q1 Q2/r² और इसको r कैप के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। इसको 1 2 रहने दो, बस केवल F वेक्टर ही लिख दो, क्योंकि दोनों बराबर ही है ना? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अच्छा, r कैप क्या बता रहा है? r कैप बता रहा है कि भैया यही r, मतलब जो दोनों लाइनें मिला रही हैं उसी के तो अनुदिश होगा बल। ठीक है, इसी लाइन के तो अनुदिश होगा, तो उसको हम आर कैप के हिसाब से लिख देते हैं। अच्छा, तो एक तरीका तो ये है मेरे प्यारे बच्चों लिखने का, बाकी और भी तरीका मैं लिखा हूं साफ साफ, वो भी आप देख लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है कूलाम के सदिश रूप को लिखने का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अच्छा, आर कैप को मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखते थे? जल्दी याद करो, क्लास 11th के वो दिन। तो आप कहेंगे सर कोई वेक्टर ए कैप था तो उसको लिखते थे वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का परिमाण। बोल हाँ या ना? या वेक्टर ए के परिमाण को हम लोग मेरे प्यारे बच्चों केवल ए लिख देते थे। याद आ रही बात? तो उसी प्रकार से आर कैप को क्या लिखूंगा, वेक्टर r/r। अरे बोल हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वेक्टर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। r क्या हो जाएगा, r³ और ये हो जाएगा वेक्टर r। ठीक है, अब बस इसको डब्बे में बंद करो और खुश हो जाओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है कूलाम का सदिश निरूपण या सदिश रूप आप कह सकते हैं। ठीक है, बाकी एक तरीका मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 के हिसाब से लिखेंगे तो R12 कैप या कहीं कहीं R21 कैप भी लिखा होता है 1 2 के जगह पे। ठीक है, तो उसका अलग अलग मतलब है। आप 1 2 का मतलब क्या बताते हैं, 21 का मतलब क्या बताते हैं, आप अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी ये लिखने का एक तरीका ही है और कुछ नहीं है। बाकी मैंने नीचे वाले में बताया था कि F12 इक्वल्स टू माइनस का F21 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इस फिगर में भी इस चीज को बताया गया कि आर कैप के अनुदिश बल दिखाया जा रहा है। ठीक है बच्चा लोग? ओके सर जी। अब मेरे प्यारे बच्चों कूलाम के ही नियम का सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और भी है, क्या? कूलाम के नियम की सीमाएं, मतलब कूलाम का नियम हर जगह लागू नहीं होता। ठीक है, उसकी कुछ सीमाएं हैं। तो क्या क्या सीमाएं? सबसे पहले 2 सीमाएं मैंने परिभाषा में ही बताई थी। क्या? कि कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लगता है, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लगता है। 2 नियम तो वही हो गए, 2 सीमाएं तो वही हो गई। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। दूसरी बात, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों दूरी से होती है, कि अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी फर्मी मीटर यानी कि 10⁻⁻15 से कम हो गई, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा, वहां पे कूलाम बल नहीं लगता। तो वहां पे क्या लगने लगेगा जी? वहां पे मेरे प्यारे बच्चों लगने लगता है न्यूक्लियर फोर्स यानी कि नाभिकीय बल, और वो मेरे प्यारे बच्चों आपके
कूलाम बल से बहुत प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो वहां पे इसकी बात नहीं हो पाती। तो यह नियम केवल अधिक दूरियों के लगता है, यह 10 के पावर 15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या है? कुछ है नहीं। ठीक है, अब हमारे पास क्या, अगर मान लो कोई ऐसी वस्तु है, अभी तक हम लोग दो आवेशों की बात कर रहे थे। ठीक है, दो बिंदु आवेश। मान लो हमारे पास कोई वस्तु, उसके पास ढेर सारे आवेश है। ठीक है, मान लो 3 आवेश। मैंने Q1 Q2 Q3 की बात करी, यहाँ पे Q1 लिखा गया है, यहाँ पे Q2 लिखा गया, यहाँ पे Q3। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि किसी एक को पकड़ूं और देखूं अन्य द्वारा कितना बल उस पर टोटल लग रहा है। समझ पैसे, मान लो 3 मित्र हैं, एक ने कोई गलती की तो दोनों मिलकर के उसको पीट पाट रहे हैं। ठीक है, तो वो काउंट कर रहा है कि इसने मुझे कितना मारा, इसने मुझे कितना मारा। ठीक है, तो वही हालचाल यहाँ भी हो रही है कि Q1 Q2 और Q3 अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास आवेश हैं, और मैं Q1 पे इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल को देखना चाहता हूं, तो उसी को मैं कहूंगा अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, Q1 पर लगने वाले जो बल हैं अन्य आवेशों के द्वारा, वो क्या हो जाएंगे? वेक्टर सम, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वो सदिश योग से जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। उनका सदिश योग कर देना है। जैसे Q2 और Q1 के बीच जो बल लग रहा होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? पहले पे लग रहा है दूसरे के द्वारा, तो यानी कि इसको बोलूंगा F12। दिशा क्या होगी? अगर मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, इसका मतलब क्या कि वो हमेशा प्लस वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों उसको धक्का मारेगा। Q2 वाला Q1 को मेरे प्यारे बच्चों धक्का मारता है, तो F12 की डायरेक्शन इधर जाएगी। वही हालचाल Q3 वाला भी करेगा Q1 के साथ, तो इसका हो जाएगा F13 और उसकी दिशा इधर हो जाएगी। अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चों लिखना ही है मुझे कि 1 पर कितना बल लग रहा है, तो मैं लिखूंगा वेक्टर F बराबर F12 प्लस F13 के। बात खत्म। बाकी क्या उनके बीच में कोण वगैरह है, तो हम वहां से बच्चों वेक्टर वाला तरीका लगा सकते हैं, लेकिन आपको बस इतना ही समझना है कि दोनों द्वारा अलग अलग कितना बल लग रहा है उसका हम लोग क्या कर देंगे? सदिश योग कर देंगे। ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? चलो जी, तो परिभाषा इसका सीखिए। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग या सदिश योग के बराबर होता है, जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक करके लगाया जाता है। Q2 Q1 पे कितना बल लगाया, Q3 Q1 पे कितना बल लगाया, उन दोनों का सदिश योग। ठीक है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। लिख लोगे, आसानी है, कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे बच्चों को नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे आराम से लिख दिया जो भी मैंने लिखा था। ठीक है, F12 प्लस F13। अब उसका मान तो आपको पता है कि F12 क्या हो जाएगा? 1 और 2 के बीच में बल, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, और वो R12 का कैप हो जाएगा। वही हालचाल F13 का भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बस तरीका है लिखने का। उसी प्रकार अगर मान ले मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास n चार्ज हैं, चार्ज की संख्या, आवेशों की संख्या n है। ठीक है, बहुत सारे चार्ज हैं, तो फिर से हमको Q1 पर देखना है, तो भैया अब n लोगों का देखना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चे। F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n। बात खत्म। ठीक है, पहला दूसरा वाला पहले पे, तीसरा वाला पहले पे, चौथा वाला पहले पे, पांचवा वाला पहले पे, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही n वाला पहले पे कितना कितना बल लगा रहे हैं सबका क्या कर दो? सदिश योग कर दो। वही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों n आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। सिंपल सी बात है, तो वही यहाँ पे देखो लिख दिया गया। अब उनका मान लिखना इतना बड़ा इशू नहीं है, वो चीजें यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे लिख सकते हैं, बस लिखने का तरीका आना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इससे ये समझ में आती है कि जो दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो तीसरे के आने से या ना आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे?
आ जाओ मैं बता देता हूँ। इसे मान ले, जैसे मान ले कोई फिगर ले लो, मान लो यही फिगर ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो पहले Q1 और Q2 थे, यहाँ पे Q3 मान लो नहीं था, ठीक है। तो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल क्या है, F12 है। अब जो भी होगा मान लो ये 10 न्यूटन है, मान लेते हैं इसे समझ आने के लिए, ठीक है। मान लो Q3 आ गया, तो क्या इस 10 न्यूटन पे कोई प्रभाव पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। किन्हीं भी दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, तीसरे वाले आवेश के आने से, जाने से, घूमने से, फिरने से वो प्रभावित नहीं होता है। वही बात मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखी गई है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी आपको मेरे प्यारे बच्चों स्टेटमेंट तौर पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। बात समझ में आई। अब आपके दिमाग में होगा सर ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहाँ पे हम लोग लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों को मैं एक बता देता हूं तरीका कि कहाँ ये लगता है। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे कहीं देखा नहीं गया है तो मैं इसलिए क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूं, जानने में क्या है। जैसे मान लो आपको एक बच्चे एक हमारे पास दे देगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चे। मान लो ये ABC है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है, ये सारी भुजाएं आपस में मान लो बराबर है, ठीक है। सब पे मान लो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ आवेश रख दिया गया। मान लो यहाँ पे +Q आवेश, यहाँ पे -Q आवेश, यहाँ पे मान लो कोई आवेश है q है, ठीक है। तो आपसे कहा जाएगा कि q पर लगने वाले कुल बल का मान बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोग लगाएंगे कि ये +Q वाला इस पे जो बल लगाएगा, ये -Q वाला जो इस पे बल लगाएगा, उन दोनों का मेरे प्यारे बच्चों आपको सदिश योग निकालना है, ठीक बात है। तो यहाँ पे हमको कोण वगैरह सारी बातें पता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चीजों को निकाल सकते हैं। एक बार आप लोग निकालने की कोशिश करिएगा और हमको बताइएगा कि कितना वैल्यू होगा इसका, ठीक बात है। बात समझ में आई। ये मान लो आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। कि ये हमारे पास सिस्टम है, ये हमने कह दिया समबाहु त्रिभुज है और C पर कुल बल हमको निकालना है, ठीक है। चलिए मैं अब कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं अपने प्यारे बच्चों के सामने। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके जैक बोर्ड में मेरे प्यारे बच्चों 2024 में पूछा गया सवाल है जी। बताओ क्या होगा। कह रहा है D दूरी पर रखे दो आवेशित गोले एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दिया तो क्या हो जाएगा बल। ओ माय गॉड, दो देखो केस बन रहा है। मान लो हमारे पास दो आवेशित गोले हैं, ये गोला है, मान लो गोला, गोला बन गया गोला, ठीक है। बहुत आसान है। केस नंबर 1, ये दोनों गोले हैं Q1 Q2 मान लो, क्योंकि दे नहीं रखा है क्या क्या आवेश है। दूरी हमारे पास दे रखा है D है शायद, हाँ D। ये Q1 Q2, अब बल को कह रहा है F लग रहा है, तो F कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2/d²। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। केस नंबर 2, चलो केस नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। किसकी बात करेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कह रहा है एक बार देखना जरा। केस नंबर 2 का यदि इन दोनों आवेशों को दोगुना और बीच की दूरी भी दोगुना, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों Q1 को 2Q1 कर दिया और Q2 को 2Q2 कर दिया और मेरे प्यारे बच्चों D को 2D कर दिया, तो जो बल लगेगा वो क्या होगा। तो आपको पता है कि भैया जो कूलाम बल है वो तो बदल जाएगा, क्योंकि आवेश और दूरी दोनों बदल रही है। तो हो जाएगा 1/4πε0। Q1 की जगह पे 2Q1, Q2 की जगह पे 2Q2, दूरी की जगह पे 2D का स्क्वायर, ठीक है। बस देखते हैं 1/4πε0 क्या हो जाएगा 4Q1 Q2/4D²। ओ माय गॉड, 4 से 4 कट्टी पिट्टी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों
मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, 1 और 2 को अगर देखते हैं दोनों समान दिख रहे हैं तो आप कहेंगे वाह सर, इसका मतलब हुआ कि एफ डैश और एफ क्या है, एक दूसरे के बराबर। तो जो ऑप्शन एफ होगा वही आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अरे बोलोगे, अरे बोलोगे। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है जैक 2023 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट यानी कि विद्युतशीलता की बीमा क्या होगी। ओ माय गॉड, कैसे निकालेंगे सर। तो हमने बताया था मेरे प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना। अरे होता है नहीं होता, होता है। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बनाना 1/4 पाई एफ हो जाएगा, ये Q1 ये Q2 ये आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ने सीखा था, बहुत जमाने की बात है, कि 1/4 पाई का कोई भी बीमा नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास नंबर है, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, F का बीमा सबको याद होगा, R का बीमा सबको याद होगा, बस Q का बीमा सर बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं I बराबर Q बाई टी होता है, तो Q बराबर आई टी हो जाएगा, यानी कि Q की बीमा हो जाएगी I का A समय का T। बोलो आसान है कि नहीं है। तो मैंने अपने प्यारे बच्चों को आवेश का बीमा बता दिया। अब यहां से आप लोग एप्सिलॉन नॉट का बीमा बताओ। तो बताओ Q1 यानी कि 80, Q2 भी क्या होगा 80, क्योंकि वो भी तो आवेश ही है। अच्छा जी, F का बीमा तो सबको पता होना चाहिए, MLT -2, R का मेरे प्यारे बच्चों L स्क्वायर। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का बीमा सबको मिला दो, M ऊपर गया -1, L कितनी बार है 2 बार 3 बार, तो तीनों ऊपर गए -3 हो जाएगा। T कितनी बार है -2, नीचे है ऊपर जाएगा +2, और 2 ऊपर है तो 4 हो गया, और A कितनी बार है 2 बार, तो -1 -3 4 2, -1 -3 4 2, यानी कि बी ऑप्शन अपने पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा। हमने आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों सीखा क्या, हमने सीखा आवेशन की विधियां, हमने सीखा मेरे प्यारे बच्चों कूलाम का नियम, हमने सीखा कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अध्यारोपण का सिद्धांत, और उसके बाद हमने जो भी आज की क्लास में हमने सीखा उस पर आधारित आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आज की क्लास की कहानी, है ना। मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैं अपने प्यारे बच्चों को समझाया वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे प्यारे से फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों किसी भी क्वेश्चन का आप लोग समाधान केवल बच्चा 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट के अंदर आप हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके पा सकते हैं, और आप वहां पे अपने मनमर्जी के जितने चाहे उतना क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ट्यूटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सुविधा का लाभ आप लोग जरूर उठाइए। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।